देखिए यूक्लिडियन मेट्रिक स्पेस की ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी को हमको शुरू करना था। ठीक है, यूक्लिडियन स्पेस की ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी डिफरेंट है, इसीलिए कल मैंने जब यूक्लिडियन पढ़ाया था तो आगे इंपॉर्टेंट लिख दिया था। आपसे पहले ही जिक्र किया गया था कि जिसमें M3 और M4 थोड़ा अलग तरीके से लगेंगे वो सारी प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, देखिए यूक्लिडियन में आपको प्रूफ क्या करना होता है। M4 में यूक्लिडियन हम थोड़ा सा लिख दे रहे हैं। यूक्लिडियन में डी आपने आर स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर से आर के बीच में लिया था। डी एक मैपिंग थी, एक्स की जगह आपने लिया था आर स्क्वायर, नॉट आर, है ना। एक्स की जगह क्या लिया था आपने, आर स्क्वायर। एंड तब आपने डी एक्स वाई को डिफाइन किया था। डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी की जगह डी, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, एक्स की जगह ऑर्डर्ड पेयर x1 x2, y की जगह ऑर्डर्ड पेयर y1 y2, ब्रैकेट इज इक्वल टू अंडर रूट डिस्टेंस फार्मूला x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर, जहाँ आपसे कहा गया था वेयर x इज इक्वल टू x1 x2 एंड y इज इक्वल टू y1 y2 बिलोंग्स टू, वेरी गुड, आर स्क्वायर। ठीक है, इतने प्रोसीजर आपको समझा दिया गया था। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी में प्रूफ क्या करना होता है कि डी एक्स वाई इज लेस देन और इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना होता है। दो तरीके से चीज़ों को प्रूफ किया जाता है, बहुत ध्यान से समझिएगा इत्मीनान से। जैसे हमने कहा ये प्रूफ करना है, तो मान लो कि ये प्रूफ है, इसको लेकर के सॉल्व करो। अंत में एक ऐसा रिलेशन आएगा जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो हम कहेंगे कि यूनिवर्सल ट्रुथ तभी आया जब ये चीज़ हमारी सही थी। ठीक है, जैसे आप लोग प्रूफ करते हैं बहुत सी जगहों पे, कहते हैं टू प्रूफ दैट, ये प्रूफ करना है, तो हम मान लेते हैं जो प्रूफ करना है वो सही बात है ना, वो सही है, तो उसको सही मान करके सॉल्व करते जाते हैं, अंत में एक रिजल्ट आता है और वो रिजल्ट यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। तो वो रिजल्ट जो आया वो यूनिवर्सल ट्रुथ तभी है जब हमको ये दिया गया एक्सप्रेशन भी क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पे मान लेंगे लेट, अपने मन से मान लेंगे लेट फॉर एवरी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में, फॉर एवरी x बराबर x1 x2, y बराबर y1 y2, z बराबर z1 z2। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में कितने एलिमेंट्स लेते थे, 3, बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। ठीक, अपने मन से हम मान ले रहे हैं लेट डी एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई इज ट्रू। हमको यही प्रूफ करना था, हमने इसी को मान लिया कि ये ट्रू है। ये ट्रू है तो अंत में एक यूनिवर्सल ट्रुथ ऐसा आएगा जो यूनिवर्सली ट्रुथ है, मतलब पूरे ब्रह्मांड के लिए वैलिड है। अगर कोई चीज़ पूरे ब्रह्मांड के लिए वैलिड और वो मिल रही है तो इसका मतलब जो ऊपर वाला रिलेशन है वो कहीं ना कहीं सही रहा होगा। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सही है। ठीक, इसी को प्रूफ करना है और इसी को हमने सच मान लिया है। ठीक है, अब देखिए दिस इम्प्लाइज डी एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से ये लिख रहे हैं अंडर रूट x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू डी एक्स जेड की जगह लिख रहे हैं अंडर रूट x1 माइनस z1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस z2 का स्क्वायर प्लस, ठीक, डी जेड वाई की जगह लिख रहे हैं अंडर रूट z1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस y2 का स्क्वायर। क्लियर है ना। अब देखिए RHS में कौन कौन से टर्म हैं, x1, x2, y1, y2, z1, z2। यहाँ क्या क्या है, x1, x2, y1, y2, क्या नहीं है, z1, z2। तो यहाँ पे z1, z2 को हम मर्ज करेंगे। मर्ज करने का क्या तरीका होता है वो देखिए। दिस इम्प्लाइज x1 माइनस z1 प्लस z1 माइनस y1 का स्क्वायर, इसकी जगह हमने
ये पूरा लिख दिया, ठीक। प्लस 1 इंडेक्स था, देन वी विल यूज़ 1, 2 इंडेक्स है, वी विल यूज़ 2, ब्रैकेट x2 माइनस z2 प्लस z2 माइनस y2 का स्क्वायर। रूट था, रूट को बना दिया, इसकी जगह ये लिख दिया, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू, इसको एस सच उतारा, x1 माइनस z1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस z2 का स्क्वायर अंडर रूट में प्लस अंडर रूट z1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए पुट कर रहे हैं, बहुत बड़ा एक्सप्रेशन हो गया। अब ब्रैकेट खोलेंगे, नानी की याद आएगी, अरे बाप रे बाप कैसे सॉल्व करें, है ना, इसीलिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर रहे हैं। पुट कर रहे हैं x1 माइनस z1 की जगह a, x2 माइनस z2 की जगह b, z1 माइनस y1 की जगह c, z2 माइनस y2 की जगह d। कैसे सोचा, मेरे दिमाग में ख्याल कैसे आया, x1 माइनस z1 की जगह a, x2 माइनस z2 की जगह b, z1 माइनस y1 की जगह c, z2 माइनस y2 की जगह d, x1 माइनस z1 की जगह a, x2 माइनस z2 की जगह b, z1 माइनस y1 की जगह c, z2 माइनस y2 की जगह d। हमने आपको दिखा दिया कि ये टर्म्स इसमें यहाँ है भी, ठीक है। पुट कर दीजिए तो मिलेगा दिस इम्प्लाइज x1 माइनस z1 की जगह a प्लस z1 माइनस y1 की जगह c का स्क्वायर प्लस x2 माइनस z2 की जगह b प्लस z2 माइनस y2 की जगह d का स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है, दैट इज फाइन। लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट में x1 माइनस z1 का स्क्वायर, x1 माइनस z1 का स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस x2 माइनस z2 का स्क्वायर दैट इज b स्क्वायर प्लस अंडर रूट में z1 माइनस y1 का स्क्वायर दैट इज c स्क्वायर प्लस z2 माइनस y2 का स्क्वायर दैट इज d स्क्वायर। क्लियर इतना? अब सॉल्व करना बाकी रह गया है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दे रहे हैं, ठीक है, स्क्वायर कराइए। दिस इम्प्लाइज, इधर स्क्वायर करेंगे तो आएगा a प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस b प्लस d का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फ़ा स्क्वायर, स्क्वायर करते ही रूट हट जाएगा, समझ रही हैं बात को, तो आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर होल स्क्वायर किया है हमने दोनों तरफ, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बीटा का मतलब c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ठीक, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक। अब देखिए दिस इम्प्लाइज, ब्रैकेट ओपन कराइए इधर, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ac प्लस ये बोलिए b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2bd, वेरी गुड, लेस देन और इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2, जैसे कभी लिखा हो अंडर रूट में अल्फ़ा इंटू अंडर रूट में बीटा, तो इसका मतलब होता है एक ही रूट में अल्फ़ा इंटू बीटा, अंडर रूट में अल्फ़ा इंटू अंडर रूट में बीटा, तो इसका मतलब होगा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
दूसरा आएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म बचेगा उसमें से 2 कॉमन, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या हमारे पास, आएगा हमारे पास AC प्लस BD। ठीक, AC प्लस BD लेस देन और इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं अंडर रूट में, बोलिए पहले ए स्क्वायर का पूरे में करेंगे, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। क्लियर है इतना? देखिए थोड़ा सा लिख लीजिए क्योंकि हमको लग रहा है हमने लाइन मिटा भी दी है। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी कितने एलिमेंट्स लेंगे इसमें? 3। फॉर एवरी x इज इक्वल टू, लिखिए फॉर एवरी x इज इक्वल टू x1 कॉमा x2, y इज इक्वल टू y1 कॉमा y2, z इज इक्वल टू z1 कॉमा z2 बिलोंग्स टू R स्क्वायर। फॉर एवरी, ये उतारिए ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी में। इतना समझ में आया है? हाँ हाँ, फॉर एवरी यहाँ से नोट कर लीजिए यहाँ तक। ये जब ये किसी संस्थान में चलता है अगर ये चैप्टर, एक तो वैसे ही हफ्ते में 2 दिन 1 दिन मिलता है, तो ऐसे समझ लीजिए कि हमको जो याद है हम 1 महीने में ये कंप्लीट करते थे और आपका कल कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 4 से 5 दिन, 4 से 5 लेक्चर आपका भाई किसी और संस्थान में आप लगभग वही, एक तो थोड़ा स्लो पढ़ाते हैं वहाँ, ठीक है। 5 लेक्चर का मतलब ये हो गया, 5 या 6 लेक्चर का मतलब ये हो गया 3 हफ्ता, 1 हफ्ता 2-3 दिन 2-3 टर्न और लग जाता है, पूरा 1 महीने में कंप्लीट होता है। कोर्स उतना नहीं है, बस सेटिंग करने वाली बात है कि आप उस चीज़ को सेट कैसे कर रहे हैं। करना पड़ता है, होता नहीं, करना पड़ता है भाई। जैसा हमको पता है कि डीजी और इसमें क्या चीज़ ज़्यादा समय लेती है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में तो कोई चीज़ ज़्यादा समय लेने वाली है ही नहीं, केवल इंटीग्रेशन है। और आपका मैकेनिक्स में क्योंकि सेकेंड ईयर में पढ़ा होता है तो वो भी उतना समय नहीं लेता, मतलब आप लोग जानते हैं मूवमेंट क्या होता है क्या नहीं होता, सब चीज़ें पता होती हैं। तो जो मेन समय लेने वाला चैप्टर होता है यही दोनों होता है। सबसे ज़्यादा समय इसमें लगता है। तब भी ये मेरा पिछले साल बहुत टाइम से ख़त्म हो गया था। हम क्योंकि वहाँ पे 1-2 महीना ही थोड़ा आराम से पढ़ाते, फिर हम थोड़ा स्पीड से ही पढ़ाने लग गए थे। भाई कोर्स समय से कंप्लीट हो जाए थोड़ा स्पीड से, तो बच्चों को पढ़ने की आदत ही हो जाती है। कोई इतने छोटे बच्चे थोड़ी ना कि कैच ही ना कर पाएँ। जब बेस बन गया तो कैच करने में फिर टाइम कैसा लगेगा। मेन इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ का बेस। जब बेस बन जाता है तब वो चीज़ सीखने में समय नहीं लगती है। बेस ही नहीं तैयार है तब तो फिर बंटा धार है। समझ में आ रहा है मेट्रिक स्पेस? और डीजी, डीजी समझ में आ रहा है?
ये एक अकेला ऐसा स्पेस है जिसमें M4 में दी गई चीज़ को ट्रू मान के ही उसने प्रूफ किया है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जैसे थोड़ा सा दिमाग में रखनी पड़ेगी कि हाँ मतलब ये चीज़ है, सो रखते किया गया, तभी ये सब पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि आपको उतना माइंड चला है कि नहीं चला है, आपने उतना सोचा है कि नहीं सोचा है। बच्चे जब एग्ज़ाम में पढ़ के जाते हैं, जैसे मेरे साथ भी क्या हुआ था, जब हम पढ़ते थे तो मेरा इतना दिमाग नहीं काम किया था कि हमको ये चीज़ दिमाग में सेट करनी, भाई किसी ने बताया भी नहीं, तो हमको ये पता था कि हाँ ऐसे प्रूफ होता है। अब एग्जामिनेशन में बैठे तो एक्लूडियन आया था, फंस गया था मेरा, क्योंकि ये था ही नहीं दिमाग में किसको ट्रू मान के चलना और कैसे करना है। बस टीचर ने प्रूफ करा दिया, हम भी पढ़ लिए, हाँ पढ़ा हुआ समझ में आ रहा था। फिर दिमाग लगा के जब अंत में किए तब मतलब हमको ये हुआ, तब से हमको ये बात समझ में आई कि जहाँ जो चीज़ थोड़ी डिफरेंट है वहाँ वो बच्चों को बताते चलिए, ताकि बच्चा पढ़ते टाइम नोटिस करेगा कि इसमें ये चीज़ कैसे हुई है। जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो हम बहुत फेमस थे। रीज़न क्या है, ना हम किसी से पूछते थे ना हम बताते थे। 3 घंटा एकदम ओम शांति ओम, हमको याद ही नहीं है कि हम कभी किसी से पूछे हैं या बताए हैं। बताने का काम तब जब मेरा सब काम एकदम हो जाता था और हम समय बांट के करते थे। जैसे पहला 6 क्वेश्चन करना है तो आधी घंटा, अगर उसके पहले भी कोई ख़त्म हो जाता था तो उसमें इतना बढ़ा चढ़ा करके और चीज़ें इंक्लूड करके लिखते थे कि टीचर को झक मार के नंबर देना पड़ता था। जो आसपास मेरे बैठता था वो सर पीटता था अपना, हे भगवान कहाँ बैठा दिया हमको, किसके पास बैठा दिया। ओके देखिए, अब इसके बाद फिर दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे ताकि ये रूट हट जाए, क्योंकि रूट की कैलकुलेशन हम जानते नहीं है। जैसे ही स्क्वायर करेंगे मिलेगा यहाँ पे AC प्लस BD का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू, है ना। लेस देन और इक्वल टू की प्रॉपर्टी स्क्वायर करने पे नहीं हटती है, हमेशा वैसी ही रहती है। लेस देन और इक्वल टू ये मिलेगा A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे ये आया है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, अब देखिए जब LHS का आप स्क्वायर करेंगी तो आपको मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज A स्क्वायर मतलब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा मतलब 2ABCD लेस देन और इक्वल टू A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर। क्या क्या कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, ये इससे ये इससे, बचे हुए टर्म को सबको उधर भेज रहा है। टर्म्स को उधर भेजेंगे तो आपको मिलेगा A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 2ABCD। ये उधर गया है, इधर की तरफ मुंह ओपन था तो मुंह ओपन के साथ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्लियर। दिस इम्प्लाइज AD का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस BC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 2AD इंटू BC ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना। फिर वापस से ABCD ही मिलेगा, बस एडजस्ट किया है। दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा दैट इज़ अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कल ही मैंने आपको बताया था कि जितने भी रियल नंबर्स होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, x1 y1 z1 ये सारे के सारे रियल नंबर, उन्हीं रियल नंबर की हेल्प से ABCD बनाया गया तो वो भी रियल नंबर, क्योंकि 2 रियल नंबर का सब्सट्रैक्शन भी क्या होता है, रियल नंबर। तो ABCD भी क्या हो गए, रियल नंबर। ये भी रियल, 2 रियल नंबर का गुणनफल भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, 2 रियल नंबर का गुणनफल भी रियल नंबर, ये रियल नंबर। 2 रियल नंबर को घटाएंगे तो भी रियल नंबर, तो ये पूरा का पूरा रियल नंबर। तो रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा या तो पॉजिटिव होता है या 0 के बराबर होता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। अगर ये यूनिवर्सल ट्रुथ है तो ये इसलिए आया है क्योंकि ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है,
ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है, और ऊपर के सारे स्टेप सत्य है। तो हमने जिस रिलेशन को प्रूफ करना था, जब हमने उसको ट्रू माना तो हमको एक यूनिवर्सल ट्रुथ मिला। यूनिवर्सल ट्रुथ इसलिए मिला क्योंकि जो हमने माना था वो वाकई में सही था। अगर वो सही नहीं होता तो यहाँ कुछ गड़बड़ी मिलती। गड़बड़ी इसलिए मिलती, कॉन्ट्रडिक्शन वाली कंडीशन आती। कॉन्ट्रडिक्शन में यही तो करते हैं, जो प्रूफ करना होता है उसको सही मान लेते हैं, अंत में चलते हैं और देखते हैं सही रिजल्ट आ रहा है कि गलत। अगर सही आ रहा है तो मानी गई चीज़ सही है, गलत आ रहा है तो मानी गई चीज़ गलत है। ठीक है, तो इसमें हम लोग ऐसे प्रूफ करते हैं। क्लियर है? लिखिए। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल लीजिए। हो गया? लिखिए नीचे से, क्लियरली इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स द ये सब रियल नंबर है ना, रियल नंबर का होल स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियरली इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स द होल स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर, होल स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर, होल स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर विच इज नॉन नेगेटिव ऑल्सो। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब नॉन नेगेटिव है ना, विच इज नॉन नेगेटिव ऑल्सो। नीचे से लिखिए, दस इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स द यूनिवर्सल ट्रूथ। Thus equation 1 represents the universal truth and hence the triangular inequality property holds good, and hence the triangular inequality property holds good। ये ट्रू इसीलिए आया क्योंकि हमने जो ऊपर माना था वो ट्रू था, ये गलत आता तो ऊपर माना हुआ भी क्या होता, गलत होता। Hence triangular inequality property holds good। holds good हो गया। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा।
from above four properties M1, from above four properties M1, comma M2, comma M3, comma M4, from above four properties, comma M1, comma M2, comma M3, comma M4, comma, it is clear that D forms a metric on R square. It is clear that D forms a metric on R square, D forms a metric on R square known as Euclidean metric, and the system R square comma D, and the system R square comma D is known as Euclidean metric space, and the system R square comma D is known as Euclidean metric space. हो गया? तो ये आपको समझ में आया कि यूक्लिडियन मेट्रिक स्पेस में M4 में प्रॉपर्टी को ट्रू मान लेंगे और उसको ट्रू मान के एक यूनिवर्सल ट्रुथ दिखा देंगे। यूनिवर्सल ट्रुथ इसीलिए आया क्योंकि हमने जिस चीज़ को एज्यूम किया था वो चीज़ हमारी क्या है, ट्रू है, सही है। क्लियर है? नेक्स्ट इसी के बिहाफ पे एक और थ्योरम लिखिए, हेडलाइन डालिए, टू डायमेंशनल प्रोडक्ट स्पेस। नेक्स्ट है क्या, टू डायमेंशनल प्रोडक्ट स्पेस। टू डायमेंशनल प्रोडक्ट स्पेस OR और टू डायमेंशनल प्रोडक्ट मेट्रिक स्पेस। टू डायमेंशनल प्रोडक्ट स्पेस OR और टू डायमेंशनल प्रोडक्ट मेट्रिक स्पेस। इसको टू डायमेंशनल प्रोडक्ट स्पेस भी कहते हैं या प्रोडक्ट मेट्रिक स्पेस भी कहते हैं। टू डायमेंशनल मेट्रिक स्पेस OR और टू डायमेंशनल प्रोडक्ट मेट्रिक स्पेस। टू डायमेंशनल प्रोडक्ट मेट्रिक स्पेस, टू डायमेंशनल प्रोडक्ट मेट्रिक स्पेस। ठीक है, लेकिन नाम से क्या क्लियर है, टू डायमेंशनल। तो टू डायमेंशनल मतलब x की वैल्यू हम टू डायमेंशनल लेंगे। टू डायमेंशनल लेने का मतलब R स्क्वायर लेंगे। तो x की जगह हम लोग क्या लेंगे, R स्क्वायर। कहते कोई भी मैट्रिक स्पेस पढ़िएगा तो उसमें तीन चीज़ को याद रखिएगा। पहला x क्या ले रहे हैं, दूसरा d की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, तीसरा d को डिफाइन करने का तरीका। तो टू डायमेंशनल में टू आने की वजह से ये तो क्लियर हो गया कि x की जगह R स्क्वायर लेंगे। ठीक, दूसरी बात, डायमेंशनल में m आया है ना, क्या आया है, m, इसलिए हम यहाँ पे मैक्सिमम लेते हैं। जब d को डिफाइन करते हैं तो क्या लेते हैं, मैक्सिमम। ठीक, अब देखिए कैसे बता रहे हैं। सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया, टू डायमेंशनल है तो x की जगह R स्क्वायर लेंगे। ठीक, d को डिफाइन करेंगे तो d को डिफाइन करने का तरीका होता है x क्रॉस x से r, x क्रॉस x से r, x क्रॉस x से r। ये क्लियर है? सच दैट dxy इज इक्वल टू, कितना स्पेस है ये, टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल है तो x की वैल्यू क्या होगी, ऑर्डर्ड पेयर x1 x2, y की वैल्यू भी क्या होगी, ऑर्डर्ड पेयर y1 y2। किसके मेंबर होंगे, है ना? ये इतना समझ में आता है, क्लियर है इतना?
तो इसका मान निकालने चल रहा है। d की जगह d लिखा, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट बनाया, x की जगह लिख रहे हैं x1 x2, कॉमा y की जगह लिख रहे हैं y1 y2, ठीक, इज इक्वल टू, कहते हैं कि डायमेंशनल है तो मैक्सिमम आएगा, है ना। इसको इससे घटाइए, कितना आएगा, x1 माइनस y1, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती इसलिए मॉड लगा दिया। इसको इससे घटाइए, कितना आएगा, x2 माइनस y2, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती इसलिए मॉड लगाया। इन दोनों का ही मैक्सिमम ले लेते हैं, ठीक है। ये तो 2 डायमेंशनल को याद करने का तरीका, 2 डायमेंशनल है तो x की जगह आर स्क्वायर, डी मैपिंग होती है x क्रॉस x से r, तो यहाँ होगी आर स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर से r, सच दैट डायमेंशनल में m आया है इसलिए मैक्सिमम लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूले में क्या करती थी, अंडर रूट x1 माइनस y1 का स्क्वायर, इसीलिए हमने इसमें से इसको घटाया, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगी तो मॉड लगा दिया, x2 माइनस y2 मॉड, इन्हीं दोनों का मैक्सिमम ले लेंगे। कहने का क्या मतलब हुआ, मान लीजिए x की वैल्यू मेरे पास है 4,3, y की वैल्यू मेरे पास है 9,2, ठीक, तो ये हमारा x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया। तो जब हम dxy का मान पूछेंगे तो आप कहेंगे पहले इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 माइनस 9, आगे क्या लगा देंगे, मॉड, फिर इसमें से इसको घटाएंगे, कितना आएगा, 3 माइनस 2, आगे क्या लगा देंगे, मॉड, और इन्हीं दोनों का मैक्सिमम ले लेंगे, ठीक। तो मिलेगा मैक्सिमम, ये कितना आएगा, -5, मॉड से निकल के कितना आएगा, 5, ये कितना आएगा, क्या मैक्सिमम है, ये मतलब हुआ। तो हमको अब ये प्रूफ करना है कि ये मैट्रिक स्पेस बनाएगा, मैट्रिक स्पेस बनाएगा मतलब ये इन चारों प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये पूरा प्रोसीजर था, समझ में आया। 2 डायमेंशनल मतलब x की जगह आर स्क्वायर, डी x क्रॉस x से r होता है तो आर स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर से r होगा। डायमेंशनल में m आया है इसलिए हम दोनों का क्या लेते हैं, मैक्सिमम। इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, मॉड लगाएंगे और उसी का क्या ले लेंगे, मैक्सिमम। क्लियर है इतना, पहले स्टेटमेंट लिख लीजिए फिर हम प्रूफ कराते हैं। लिखिए, देखिए एक चीज़ बताते हैं, कभी एग्जामिनेशन में d की जगह d1 लिख कर आए, d डैश लिख कर आए, dl लिख कर आए, d इन्फिनिटी लिख कर आए, dm लिख कर आए, dn लिख कर आए तो डर मत जाइएगा, अरे बाप रे मैम तो पढ़ा ही नहीं। हम केवल एक नोटेशन लेकर के चल रहे हैं d, ठीक है, हम केवल एक नोटेशन लेकर के चल रहे हैं d। अलग अलग टीचर अलग अलग नोटेशन लेते हैं, कुछ टीचर्स ये यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या करिएगा, पहले d के लिए पूरा प्रूफ कर दीजिएगा, बाद में जहाँ जहाँ d देखिएगा वहाँ वहाँ इन्फिनिटी बना दीजिएगा, ठीक है, कोई अंतर नहीं है, ठीक। चलिए लिखिए, क्लियर है यहाँ तक। लिखिए, let x is equal to r square, let x is equal to r square be 2-dimensional space, be 2-dimensional space such that the mapping d such that, यहाँ लिखा है d such that r square cross r square to r, d such that r square cross r square to r, d such that r square cross r square to r defined by, defined by मोबाइल, defined by
नीचे से लिख लीजिए डी एक्स वाई इज इक्वल टू ये पूरा डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी एक्स वाई इज इक्वल टू हो गया। नीचे से लिख लीजिएगा फॉर एवरी x इज इक्वल टू x1 x2 कॉमा y इज इक्वल टू y1 y2 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। देन D forms a metric on R square, known as two-dimensional metric, and the system R square comma D is known as two-dimensional product metric space. हो गया? इतने में कोई दिक्कत आपको? ये जैसे पहले कर रहे थे यूक्लिडियन का बिल्कुल वही प्रोसीजर है, बस हमने मेट्रिक को चेंज कर दिया है। ठीक है, डायमेंशनल है तो मैक्सिमम लेने लग गए हैं। ठीक है, डालिए प्रूफ। प्रूफ लिखिए, लेट a mapping D such that R square cross R square to R, let a mapping D such that R square cross R square to R on two-dimensional space x is equal to R square, is defined by ये दोनों लाइन लिख लीजिए, ये दोनों लाइन। इसका भी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी बहुत टफ है, तो मतलब इसका तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो इस पर इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। हो गया? नीचे से लिखिए, देन द प्रॉपर्टी ऑफ मेट्रिक स्पेस इज गिवन बिलो। देन द प्रॉपर्टी ऑफ मेट्रिक स्पेस इज गिवन बिलो। देन द प्रॉपर्टी ऑफ मेट्रिक स्पेस इज
given below. Then the property of metric space is given below. ठीक है, देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी M1, लिख लीजिए M1 नॉन नेगेटिव कंडीशन। ठीक है, M1 में कितने एलिमेंट्स लेकर के चलते हैं? 2 नॉन नेगेटिव कंडीशन। लिखवाइए पहले ब्लैक बोर्ड पे, फिर बाद में लिखिएगा। बोलिए, फॉर एवरी x इज इक्वल टू x1 कॉमा x2, y इज इक्वल टू y1 कॉमा y2 बिलोंग्स टू R²। क्लियर? देन क्या प्रूफ करना होता है हमको? dxy ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ये बताइए अगर ये सब R² के मेंबर हैं तो x1, x2, y1, y2 कहाँ के एलिमेंट्स होंगे? वेरी गुड। 2 रियल नंबर को घटाते हैं तो भी क्या मिलता है? रियल नंबर। तो अगर हम x1 में से y1 को घटा दें और x2 में से y2 को घटा दें तो ये भी क्या होगा? रियल नंबर। ठीक, आपको पता है किसी भी रियल नंबर का अगर मॉड ले लिया जाए तो वो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है ना? बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड, बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड, मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दोनों का मैक्सिमम ले लीजिए। जैसे हमने कहा 4 0 से बड़ा, 6 0 से बड़ा और बराबर है, दोनों का मैक्सिमम लेंगे, मतलब मैक्सिमम मतलब है दोनों का बड़ा लेना। दोनों का बड़ा लेंगे तो कितना आएगा? कौन बड़ा है दोनों में? 6। वो भी कैसा होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो दोनों पक्षों का मैक्सिमम ले लीजिए। LHS का मैक्सिमम लेंगे तो मिलेगा आपको मॉड x1 माइनस y1 कॉमा मॉड x2 माइनस y2। दोनों पक्षों का मैक्सिमम ले रहे हैं तो LHS का मैक्सिमम ले लिया, बीच में ग्रेटर देन और इक्वल टू है, 0 का 0 के साथ मैक्सिमम लेंगे तो 0 ही आएगा, 4 का 4 के साथ मैक्सिमम लेंगे तो 4 ही आएगा, 6 का 6 के साथ मैक्सिमम लेंगे तो 6 ही आएगा, 8 का 8 के साथ मैक्सिमम लेंगे तो 8 ही आएगा, x का x के साथ मैक्सिमम लेंगे तो x ही आएगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज मैक्सिमम x1 माइनस y1 कॉमा x2 माइनस y2 किसके बराबर है? dxy के। तो मिलेगा dxy ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्लियर है? दूसरी कंडीशन भी देख लीजिए। दूसरी कंडीशन क्या होती है? नल कंडीशन। नल कंडीशन एक अकेली ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हम अपने मन से मानते हैं लेट dxy इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें वाइस वर्सा प्रूफ करना होता है। दूसरा है हमारा M2 नल कंडीशन। नल कंडीशन कितने एलिमेंट्स लेंगे? फॉर एवरी x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R²। ठीक है, अपने मन से मान लेंगे लेट dxy इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज dxy का मान मैंने लिख रखा है मैक्सिमम मॉड x1 माइनस y1 कॉमा x2 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ठीक, दोनों का जो मैक्सिमम है वो 0 के बराबर है। अब जरा मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना, हम क्या समझाना चाह रहे हैं। मॉड्यूलस वैल्यू होने के कारण वो चीज़ पॉजिटिव है। मॉड्यूलस वैल्यू होने के कारण वो चीज़ कैसी है? पॉजिटिव है। हमने 2 नंबर का मैक्सिमम बोला 0 के बराबर है, जहाँ a भी पॉजिटिव है और b भी कैसा है? पॉजिटिव है। अब आप हमको बताइए ये कैसे संभव है कि 2 नंबर का अगर हम मैक्सिमम ले लें पॉजिटिव नंबर का तो वो 0 के बराबर हो? भाई इसका मैक्सिमम तो 4 होगा, तो अगर इसका मैक्सिमम 0 चाहिए तो हमको इन दोनों को 0 मानना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 0,0 का मैक्सिमम 0 होता है। बात समझ में आ रही है? क्या कहा कि ये दोनों पॉजिटिव संख्याएं हैं। 2 नंबर्स का मैक्सिमम अगर 0 है और दोनों संख्याएं पॉजिटिव हैं तो ये केवल तभी संभव है जब दोनों संख्याएं अलग अलग 0 के बराबर हों।
दो पॉजिटिव संख्याओं का मैक्सिमम यदि 0 के बराबर है तो ये केवल तभी पॉसिबल है जब दोनों संख्याएं अलग अलग किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। तो यहाँ पे भी ये दोनों संख्याएं जो पॉजिटिव हैं दोनों का मैक्सिमम 0 के बराबर है, तो ये केवल तभी पॉसिबल है जब दोनों संख्याएं अलग अलग किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। ठीक, मॉड्यूलस फंक्शन की परिभाषा कहती है इफ़ मॉड x इज इक्वल टू 0, तो इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ x इज इक्वल टू 0, मॉड x इज इक्वल टू 0, तो इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ x इज इक्वल टू 0, इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ ये। ठीक, ये आपको देगा x1 बराबर y1, ये आपको देगा x2 बराबर y2। तो अब यदि हम ऑर्डर्ड पेयर x1 x2 बनाते हैं तो x1 किसके बराबर है, y1 के, x1 की जगह क्या रख देंगे, y1, x2 किसके बराबर है, y2 के, तो x2 की जगह क्या रख देंगे, y2। क्लियर है ना। फिर आप देखिए x1 x2 किसके बराबर है, x के, y1 y2 किसके बराबर है, y के। तो कुल मिलाकर के अब हमको यहाँ से मिल जाएगा दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू y। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हेंस dxy को जब हमने 0 माना तो ये इम्प्लाई किया x इज इक्वल टू y। इतना क्लियर है। अब इसका उल्टा देखिए, उल्टे का मतलब x इज इक्वल टू y होगा, तो हमने x का मान पुट कर दिया और y का मान पुट कर दिया, ये वाइस वर्सा हो गया। इस चीज़ से ये चीज़ लिख सकते हैं क्योंकि दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में केवल तभी बराबर होते हैं जब दोनों का फर्स्ट ऑर्डिनेट और सेकंड ऑर्डिनेट बराबर हो। दो ऑर्डर्ड पेयर केवल तभी बराबर होंगे जब फर्स्ट ऑर्डिनेट और सेकंड ऑर्डिनेट आपस में बराबर हो। इससे ये लिख दिया, इससे ये चीज़ लिख सकते हैं, इससे ये चीज़ लिख सकते हैं, इससे ये चीज़ लिख सकते हैं, दोनों तरफ का मैक्सिमम ले लिए। अभी बताए 0 का 0 से मैक्सिमम लेने पे 0 ही आता है। फिर इससे ये चीज़ लिख सकते हैं, तो फाइनली यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ़ आ जाएगा। ठीक है, उतारिए। M1 नॉन नेगेटिव कंडीशन, फिर M1 प्रूफ करने के बाद नीचे से लिखिएगा हैंस नॉन नेगेटिव कंडीशन इज सेटिस्फाइड। जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे तैयार करती चलिए। मतलब मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि बाद में बर्डन नहीं पड़ता है, मेरा मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है। क्योंकि अभी तो फ्री चलते हैं, एक दिन में 1-1.5 घंटा भी पढ़ लिए तो बहुत है ना। तो पढ़ती चलेंगी तो आपका तैयार होता चलेगा। अब अलग से प्रिपरेशन का तो कोई टाइम हमको नहीं लग रहा कि मिलेगा। एक गार्जियन का फ़ोन आया था मेरे पास, कह रहे थे टेस्ट वेस्ट लेती हैं ना आप। हम क्या सर, लेने को तो हम लेते हैं, लेकिन आप बताइए क्या इतने बड़े बच्चों का हर हफ्ते हर महीने टेस्ट लेना उचित है? हम के एक हफ़्ता तो उनको पढ़ाने में 2-2 हफ्ता तो लग जाता है कोर्स कंप्लीट कराने में। क्या इतने बड़े बच्चे इतने सक्षम नहीं हैं कि वो खुद से पढ़ सकें? ये ज़रूरी उनका टेस्ट लेंगे तभी वो पढ़ेंगे।
देखिए यही सब बेस है ना, ये बेस समझ में आ जाएगा, लिखने का तरीका आ जाएगा तो आगे तो होता चलेगा। ऐसे समझ लीजिए ये बेस ख़त्म होने के बाद जो हम पढ़ाएंगे वो असली मेट्रिक स्पेस है। मतलब उसको भी हम खेल खेल में एक साथ ऐसा मर्ज करके पढ़ाएंगे कि समझ में आए। मतलब 8-10 डेफिनेशन है और 8-10 डेफिनेशन एक जैसी, ज़रा सा अंतर है। यहाँ ये आप ख़त्म होगा जब आपका ये वाला बेसिक से समझ लीजिए 25 नंबर का पेपर बनता है। बेसिक 3 चैप्टर से मिल करके बना है, 25 नंबर का पेपर आता है उससे। वही मेन है, बेसिक ख़त्म हो गया तो उसके बाद तो फिर हो जाता है। आ जाएगा, जिम्मेदारी ली जाएगी तो अपने आप आएगा। आएगा धीरे धीरे आएगा। देखिए मेहनत कभी ख़राब नहीं जाती है, हम तो ये एक्सपीरियंस किए, मेहनत कभी ख़राब नहीं जाती है, वो कभी ना कभी निकल के ज़रूर आती है। डिस्टर्बेंस बहुत रहता था, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहता था। हर चीज़ में डिस्टर्बेंस तो होता ही था। जब हम पढ़ते थे तो हम पढ़ते टाइम बहुत मेहनत करते थे, तब दिमाग में यही था कि केवल टॉप करना है, क्योंकि हर साल टॉप करते थे तो दिमाग में ये था। हम जीवन में कभी ये नहीं सोचे थे कि हम पढ़ाएंगे, लेकिन हम यही अनुभव किए। तब का पढ़ा हुआ आज हमको पढ़ाई छोड़े हुए 9 साल हो गया, पढ़ाई छोड़े हुए 9 साल हो गया। तब का पढ़ा हुआ आज भी काम आ रहा है। अब आज हमको पढ़ाना होता है तो हम पढ़ते थोड़ी ना है, बस कॉपी खोल के देखते हैं कि क्या टॉपिक लेना है, बात ख़त्म। तो मेहनत कभी ख़राब नहीं जाती है इंसान की, ये मेरा जीवन का अनुभव है। जो भी मेरी उम्र है जितना, ये उसमें इतना हम अनुभव कर लिए, किसी भी चीज़ में आप मेहनत करेंगी कभी ना कभी बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, वो कभी ख़राब नहीं जाती है। हो गया। Hence null condition is satisfied. Hence null condition is satisfied. Hence null condition is satisfied. M3 क्या है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ना, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या प्रूफ करते हैं इसमें? dxy इज इक्वल टू dyx, कितने एलिमेंट्स लेंगे? 2। फॉर एवरी x इज इक्वल टू x1 कॉमा x2, y इज इक्वल टू y1 कॉमा y2 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, देन dxy की वैल्यू लिखने चल रहे हैं। dxy इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मॉड x1 माइनस y1 कॉमा x2 माइनस y2। आपको पता है मॉड a माइनस बी इज इक्वल टू मॉड b माइनस ए, है ना, उसको आपस में चेंज करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे 2 माइनस 3 करें तब भी 1 आएगा, 3 माइनस 2 करें तब भी 1 आएगा, क्योंकि मॉड फंक्शन नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो मिलेगा दिस इम्प्लाइज मैक्सिमम ऑफ, कर दीजिए कन्वर्ट, y1 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस x2, ठीक, इज इक्वल टू x1 माइनस y1 था तो dxy लिखें, y1 माइनस x1 होगा तो dyx लिखेंगे, तो dxy इज इक्वल टू dyx लिखें।
हो गया। हैंस सिमेट्रिक प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड, हैंस सिमेट्रिक प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। हैंस सिमेट्रिक प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। हो गया। नेक्स्ट लिखिए ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी कितने एलिमेंट्स लेते हैं इसमें, लिख लीजिए कौन कौन से, एक्स वाई जेड लिखिए। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी फॉर एवरी x इज इक्वल टू x1 कॉमा x2 कॉमा y इज इक्वल टू y1 कॉमा y2 कॉमा z इज इक्वल टू z1 कॉमा z2 बिलोंग्स टू R स्क्वायर। then ठीक है, उसके बाद का हम अगले दिन पे बताएंगे क्योंकि टफ है ये बहुत। यहाँ एक बढ़ा लीजिएगा, ये इसके आगे लिख लीजिएगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। इसके आगे मतलब ट्रायंगुलर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में इसके आगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन, बाय प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन, बाय प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। इसका ये जो आप पढ़ेंगी बहुत इंपॉर्टेंट है M4, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग n डायमेंशनल स्पेस भी पढ़ेंगे इसमें, तो उसमें बहुत यूज़ होता है, तो हम यहीं पे समझा देंगे ताकि आसानी रहे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टाइम।